स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात कैबिनेट के फैसलों को लेकर करेंगे। खैर, कैबिनेट में कई बड़े निर्णय हुए हैं, जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, जिसमें बीपीएल संबंधित भी एक बड़ा निर्णय हुआ है। फिलहाल बीपीएल सर्वेक्षण अब क्योंकि नए सिरे से होने जा रहा है, कुछ नए मापदंड तय कर दिए गए हैं। किन श्रेणियों को महज अब बीपीएल में काउंट किया जाएगा, ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। यानी कि कौन से ऐसे वर्ग अब रहेंगे जिन्हें सिर्फ बीपीएल का लाभ मिलने वाला है, ये आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ और निर्णय भी हुए हैं आज कैबिनेट की बैठक में, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे, जो 2 अरब का बिजली बिल आया है, ये किस व्यक्ति को 2 अरब का बिजली बिल थमा दिया गया, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हलचल इस बिल के नाम पर है। आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिरकार इतनी बिजली कैसे कोई इस्तेमाल कर सकता है कि 2 अरब से भी ज़्यादा की ये राशि बताई जा रही है, जो कि बिजली बोर्ड की ओर से उसे बिल थमाया गया है। ये लघु उद्योग का एक मालिक है, तो ये भी जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। पूर्व सीपीएस राम कुमार को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है स्टोन क्रशर के मामले में। ये भी क्या पूरा मैटर रहा है, जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। और क्या आप जानते हैं, एचपीयू में पढ़ाई महंगी हो गई है। ये फिलहाल अभी तक की सबसे बड़ी खबर छात्रों के लिए कहना चाहेंगे। हर किसी का सपना होता है कि अपनी डिग्री वो एचपीयू से ही ले, अगर हिमाचल प्रदेश के छात्रों की हम बात करें। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई महंगी हो गई है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की आज बैठक हुई है और कमेटी की ओर से कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, महज पढ़ाई पर नहीं बल्कि बस किराए को लेकर भी। तो ये भी अपडेट हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। अभी देखिए, मैदानी इलाकों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज भी बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा में ये समस्या रही है कि विजिबिलिटी कम हो गई थी। तकरीबन 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी हो गई थी धुंध छाने की वजह से। धुंध और कोहरे को लेकर कल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है और येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि इन क्षेत्रों के लोग अपना ध्यान रखें और सही से और सतर्क रहकर ही गाड़ी चलाएं। वहीं शिमला के रामपुर में भी एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। पिकअप 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। 2 व्यक्ति इसमें सवार थे, एक की मौत हो गई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई, ये 37 वर्षीय व्यक्ति बताया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति का भी उपचार चल रहा है। हालांकि ये शोली गांव का रहने वाला व्यक्ति है, जिला शिमला में ही आता है। जैसा कि हमने कहा, रामपुर में मामला पेश आया है। फिलहाल मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। दूसरी ओर जो जख्मी व्यक्ति था, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। आसपास के लोग जैसे ही वहां एकत्रित हुए तो उनकी ओर से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया था और पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी गई। जो मृतक है, इनका विवाह कुछ वर्ष पहले ही हुआ था और अभी 5 साल का बच्चा ही बताया जा रहा है इनका। देखिए, कॉलेज प्रिंसिपल्स के साथ एक बैठक होने जा रही है। ये शिक्षा सचिव बैठक लेंगे। इस पूरे मैटर को लेकर शिक्षा निदेशालय को भी आदेश जारी हो गए हैं। पहली बार सेल्फ रैंकिंग का मौका कॉलेजेस को दिया गया था। 141 कॉलेजेस की ये रैंकिंग हुई है और टेंटेटिव रैंकिंग यहाँ पर दे दी गई है। यानी कि एक तरह से टेंटेटिव रैंक दिए गए हैं। टेंटेटिव हम इसलिए कह रहे हैं, अभी ये रैंक फाइनल नहीं माने जा रहे हैं। जो टॉप 20 कॉलेजेस हैं रैंक में, उनके लिए स्पेशल कमेटी दोबारा से रैंकिंग करने वाली है, अपने हिसाब से उन्हें रैंक देगी। ग्रांट कितनी किस कॉलेज को देनी है, उसके लिए फॉर्मूला निकाला गया है कि रैंक के हिसाब से ही ग्रांट दी जाएगी। पहले 2 नंबर पर एक संजौली कॉलेज है और दूसरा आरकेएमवी है। बाकी कॉलेजेस में क्या कमी रह रही है, कैसे उन्हें पूरा करना है, अपनी रैंकिंग में कैसे सुधार कर सकते हैं कॉलेज प्रिंसिपल्स, इसे लेकर ये बैठक बुलाई जा रही है एक। और बैठक में ऑनलाइन मोड पर भी कॉलेज प्रिंसिपल जुड़ सकते हैं और सचिवालय आकर ऑफलाइन मोड पर भी जुड़ सकते हैं। तो ये 141 कॉलेजेस पर बैठक होने जा रही है और अच्छी बात ये है कि इसमें कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई को लेकर भी चर्चा हो पाएगी। कैसे रैंक में सुधार करना है, संजौली कॉलेज, आरकेएमवी आखिरकार क्यों टॉप रैंक लेकर गए हैं और बाकी कॉलेजेस में क्या कमियां रह गई हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के कॉलेज प्रिंसिपल क्योंकि इसके साथ जुड़ने वाले हैं, तो ये एक सुनहरा मौका हम कहना चाहेंगे कॉलेज प्रिंसिपल्स के लिए भी है। जो कमियाँ उनके कॉलेजेस में हैं या जो बजट जारी नहीं हो रहा था, अब खुले तौर पर शिक्षा सचिव से इस बारे में वो बात कर सकते हैं।
कुछ स्कूलों पर कार्रवाई होने वाली है। ऐसे स्कूल्स जहां पर अभी भी वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है, मनाही के बावजूद भी। शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था कि 31 दिसंबर तक वार्षिक समारोह मनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी 2025 की शुरुआत हो गई है और एनुअल फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, खास तौर पर जो बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे हैं। यूं तो देखिए, भविष्य के लिए निर्देश जारी ये हो गए हैं कि नवंबर माह में ही एनुअल फंक्शन आयोजित किया जाए, नवंबर माह तक ही उसका समापन हो जाना चाहिए हर स्कूल में। लेकिन अभी दिसंबर तक की अवधि तय कर दी गई थी। पहले 20 दिसंबर तक की अवधि दी गई, फिर 31 दिसंबर तक इस समय को बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्कूलों ने उस वक्त एनुअल फंक्शन करवाया नहीं, अब करवा रहे हैं। ऐसे स्कूलों की शिकायत शिक्षा विभाग के पास पहुंची है और इन पर कार्रवाई भी हो रही है। एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात हुई है ऐसे स्कूल्स पर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जेओए लाइब्रेरियन भर्ती कब हो पाएगी, बेरोजगार सवाल कर रहे हैं। ये 1990 के बैच से लेकर अपना इंतजार कर रहे हैं, बैच वाइज भर्ती नहीं हो रही है। और सुखू सरकार ने आश्वासन ये दिया था कि आचार संहिता हटते ही इस भर्ती को किया जाएगा, तकरीबन 2000 के करीब पद भरे जाएंगे, लेकिन 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है, ये फिर इंतजार में ही है। ये उचित नहीं है इनके साथ। तो इसीलिए अब इनकी ओर से नाराज़गी जाहिर की गई है। मांग इन्होंने रखी है कि 15 दिन के भीतर कम से कम 771 पदों को भरने पर नोटिफिकेशन जारी की जाए। इतने पद अभी रिक्त चल भी रहे हैं और स्कूलों की लाइब्रेरियों में ताले लग गए हैं। लाइब्रेरी अगर बंद रहेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? किसी एक विषय पर अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं, अपनी पर्सनल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो स्कूल में, क्लास में वैसा माहौल नहीं बन पाता है। फ्री पीरियड में भी काफ़ी बच्चे रहते हैं क्लास में और बहुत कम बच्चे उसमें से अपनी पढ़ाई करते हैं। इतने शोर के बीच पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए लाइब्रेरी स्कूल में तैयार करवाई गई थी, लेकिन लाइब्रेरी पर ताला लग रहा है क्योंकि जेओए लाइब्रेरियन के पद नहीं भरे जा रहे हैं। तो मांग इन्होंने उठाई है। इनका ये कहना है कि युक्तिकरण की प्रक्रिया भी प्रदेश में 2009 से बंद पड़ी है। ये अल्टीमेटम इन्होंने दिया है, अगले 15 दिन में कोई फैसला लिया जाए, नहीं तो मजबूरन इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि 55 के पार अब इनकी भी उम्र हो गई है। देखिए, पेयजल घोटाले में अधिकारियों के बाद पूछताछ हुई है वाहन चालकों से और वाहन मालिकों से भी। तकरीबन 18 के करीब पानी के टैंकर, पिकअप और अन्य गाड़ियां बताई जा रही है जिनमें पानी ढोया गया और ठियोग के लोगों को सप्लाई किया गया। अब इन वाहन चालकों को और मालिकों को आज बुलाया गया था ठियोग में पूछताछ के लिए। विजिलेंस की ओर से इनसे पूछताछ हो रही है और काफ़ी घंटे तक पूछताछ जारी रही। इस बीच वाहन चालक तो आए थे, लेकिन वाहन के मालिक भी पहुंचे थे। 18 संख्या है टैंकर्स की और इसमें ये पूरी संख्या हालांकि टैंकर की नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर ये वाहनों की संख्या है जिसमें टैंकर भी है, पिकअप गाड़ी भी है, ऑल्टो कार भी है, K10 का भी क्योंकि इस्तेमाल हुआ है, बोलेरो का भी इस्तेमाल हुआ है। दरअसल गाड़ियों समेत इन वाहन चालकों को और मालिकों को बुलाया गया था। फिजिकल वेरिफिकेशन गाड़ियों की हुई है कि कितना स्पेस है इसमें पानी ले जाने के लिए और कितना पानी ढोया गया होगा या कितनी क्षमता है पानी ले जाने की। ये सभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं यहाँ SIU की ओर से, ताकि पुख्ता सबूत रखा जा सके कोर्ट के समक्ष। ये कोशिश यहाँ पर SIU टीम की ओर से हो रही है। इसीलिए गाड़ी का स्पेस चेक हो रहा है, कितनी क्षमता तक उसमें पानी ले जाया जा सकता है और वाहन का RC नंबर क्या है। यहाँ लॉग बुक के साथ साथ RC भी मंगवाई गई थी वाहन मालिकों से और वाहन चालकों से। उनसे पूछताछ अलग हुई, गाड़ियों की जांच अलग से हुई और अब यहाँ पूरा डिजिटल डाटा अपने पास जुटाने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी SIU टीम की ओर से और कोर्ट के समक्ष पुख्ता जानकारी रखी जाएगी। तो देखा जा सकता है अब 10 अधिकारियों से पूछताछ करने के बाद यहाँ वाहन चालक भी इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। खैर देखिए, इसमें वाहन मालिकों की गलती हम नहीं भी मान सकते हैं क्योंकि जो काम उन्हें दिया गया उन्होंने किया और उसके बदले में उन्हें पैसे भी मिले। लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से बात यहाँ तक पहुंची और इतना बड़ा पेयजल घोटाला हुआ, उन पर पूरी तरह से अब गाज गिर गई है, सस्पेंड हुए हैं और अगली कार्रवाई भी उन पर की जा सकती है बहुत जल्द, क्योंकि विजिलेंस बहुत तेजी से इस मामले में कार्रवाई कर रही है। हिमाचल हाई कोर्ट ने अधिकारी इल्मा अफरोज को हटाने के सरकार के दावे को खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से दावा किया गया था इल्मा अफरोज को हटाने का, लेकिन हाई कोर्ट ने ये दावा ही खारिज कर दिया है। इसमें दरअसल DGP अतुल वर्मा की ओर से भी जानकारी ये दी गई थी कि IPS इल्मा अफरोज खुद चाहती हैं वो बद्दी में तैनात ना रहे, उन्हें वहाँ से किसी और क्षेत्र में पोस्ट कर दिया जाए, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 IPS ऑफिसर्स का पैनल तैयार किया जाए
जो जब पैनल हाईकोर्ट के पास पहुंचेगा तो कौन सा अधिकारी वहां तैनात करना है ये हाईकोर्ट खुद अब फैसला लेने वाला है। तो अब यहां 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार होने वाला है कि किसे एसपी बद्दी तैनात किया जा सकता है, और फैसला इसमें अंतिम हाईकोर्ट की ओर से ही लिया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने आज ये भी कहा है कि एक और जनता है जो अपनी पसंद का अफसर वहां चाहती है और दूसरी ओर सरकार है जो अपने पसंद का अफसर वहां पर तैनात करना चाहती है। तो आखिरकार किसकी पसंद होना वहां ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल देखिए मामला और ज़्यादा उलझता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से जो दावा किया गया था या पुलिस विभाग की ओर से जो दावा किया गया था उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कैबिनेट के बड़े फैसलों पर आना चाहेंगे। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन का निधन हुआ है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हें सबसे पहले याद किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन भी उनके लिए रखा गया। देश के लिए जो बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है उसे याद किया गया। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो हिपा है, आप जानते भी होंगे, हिमाचल प्रदेश का इंस्टीट्यूट है, इसे भी फिलहाल यहाँ डॉक्टर मनमोहन का नाम दे दिया गया है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मशोबरा के साथ। तो अब इस इंस्टीट्यूट को मनमोहन का नाम दिया गया है क्योंकि ये यहाँ सुखू सरकार का भी मानना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन की ही ये सोच थी और उसके बाद ही यहाँ पर भी हिपा स्थापित किया गया था। और आज देखा जा सकता है कि बड़े बड़े अधिकारी इसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करने के बाद निकलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ये पूरी तरह से जाना जाता है, लेकिन अब डॉक्टर मनमोहन का नाम हिपा के आगे जुड़ गया है, ये मानकर हम चल सकते हैं। देखिए, ड्रग तस्करी पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। लगातार ड्रग तस्करी के मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर नशीली दवाएं भी सप्लाई की जा रही हैं। बहुत बार ये कंप्लेंट आ चुकी है, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ है और अब यहाँ जल्द से जल्द उन सभी आरोपियों पर शिकंजा कसा जाएगा जो नशीली दवाओं को बेचने में, सप्लाई करने में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा और इसी मकसद से ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पेड़ कटान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से बड़ा मुद्दा ये उठाया गया था कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में पेड़ कटान किया गया, काफ़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया गया। उन पेड़ों को भी काटा गया है जिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध था और बालन के लिए ये इतनी ज़्यादा लकड़ी काटी गई है। उसके बाद देखिए ये पेड़ों पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, पेड़ कटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसमें सफ़ेदा, पॉपुलर और बांस के अलावा सभी किस्म के पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा है। यानी कि 3 अभी भी ऐसी प्रजातियाँ हैं पेड़ों की, पॉपुलर, बांस और सफ़ेदा, इन्हें काटने पर प्रतिबंध नहीं है। जनता के द्वार कार्यक्रम अब फिर से शुरू किया जा रहा है सरकार की ओर से। घर घर जाकर मुख्यमंत्री की ओर से समस्याएं फिर सुनी जाएंगी और जल्दी ही सीएम का प्रवास भी शुरू हो रहा है लोअर बेल्ट में, यानी कि लोअर हिमाचल में। कैबिनेट ने हिमाचल में धारा 118 के तहत जमीन लेने वालों से 12% स्टैंप ड्यूटी लेने का फैसला किया है। ये गैर हिमाचलियों से स्टैंप ड्यूटी 12% ली जाएगी। धारा 118 के तहत गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन यदि सरकार से अनुमति मिल जाती है तो उसके बावजूद इन्हें यहाँ 12% स्टैंप ड्यूटी भी देनी होगी। करुणा मुल्कों का इंतजार और ज़्यादा बढ़ गया है। यूं तो सभी आवेदन सरकार के पास पहुंच गए थे, लेकिन सरकार का मानना है कि एक एक आवेदन पर अभी स्टडी हो रही है, सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा और क्या पॉलिसी इनके लिए सबसे सही साबित हो सकती है, इसके लिए समय लग रहा है। कैबिनेट सब कमेटी भी देखिए इसके लिए बनाई गई थी, कमेटी का गठन ज़रूर हुआ है और कमेटी अब इसमें थोड़ा वक्त ले रही है पॉलिसी तैयार करने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट ये की थी कि 8 से 9 महीने के भीतर ये पॉलिसी तैयार कर दी जाएगी। अधिकतर समय गुजर चुका है, लेकिन पॉलिसी का प्रारूप अभी तैयार हुआ नहीं और हवाला ये दिया जा रहा है कि हर आवेदन को स्टडी किया जा रहा है, किसकी क्या समस्या है, किन परिस्थितियों में कौन सा परिवार है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति से छूटा ना रहे। पोस्ट कोड 980 का फैसला अब अगली कैबिनेट में ही हो सकता है। बड़ा कारण ये रहा है कि देखिए कार्मिक विभाग का जिम्मा एम सुधा जी के पास है और ये अभी आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है। इस वजह से कार्मिक विभाग और हेल्थ के ज़्यादा प्रस्ताव आज नहीं लग पाए क्योंकि यहाँ सेक्रेटरी मौजूद नहीं थी। तो अब अगली कैबिनेट से उम्मीद लगाकर पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी बैठे हैं। हालांकि कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य तो ज़रूर मंत्रिमंडल की बैठक में थे। उम्मीद इन्हें ये थी कि हो सकता है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर या डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जो कि उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी ओर से ही कोई चर्चा कर ली जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। अब अगली कैबिनेट का इंतजार इन्हें करना होगा और माना जा रहा है अगली कैबिनेट अभी धर्मशाला में ही होगी।
बीपीएल परिवारों का सर्वे अब नए सिरे से होगा। कुछ नए मापदंड तय कर दिए गए हैं। 18 से 59 वर्ष के बीच यदि परिवार में कोई वयस्क नहीं है तो फिर इन्हें बीपीएल श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। दरअसल वयस्क व्यक्ति यानी कि कोई बड़ा मुखिया नहीं है, कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। मान लीजिए ऐसा परिवार जिसकी महिला ही मुखिया है, महिला के पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, तो उसे बीपीएल श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा मुखिया तो घर का कोई व्यक्ति कोई पुरुष ही है, लेकिन वो विकलांग है, 50% से ज़्यादा विकलांग है, तो उसे भी बीपीएल श्रेणी में ही डाला जाएगा। ये कुछ मापदंड तय किए गए हैं। जिन्होंने मनरेगा के तहत साल में कम से कम 100 दिन काम किया है, उन्हें भी बीपीएल श्रेणी में रखा जाएगा। जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर या थैलेसीमिया या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या विकलांगता की तरफ एक तरह से उनका शरीर बढ़ चुका है, तो ऐसे लोगों को भी बीपीएल श्रेणी में ही रखा जाएगा। बीपीएल में पात्रता के लिए इनकम की शर्त 1.5 लाख कर दी गई है। पूर्व में जिनकी आय 50,000 रुपये सालाना थी, केवल वही परिवार बीपीएल चुने जाते थे। प्रदेश में 2,82,000 बीपीएल कार्ड बनेंगे। अब ये दोबारा से इतने कार्ड बनने वाले हैं। कुछ एक तो पुराने परिवार अभी बीपीएल श्रेणी में ही रहेंगे, लेकिन कुछ एक को हटा भी दिया जा सकता है। जैसे किसी के पास अच्छी नौकरी है, कोई अच्छा इनकम सोर्स आ गया है, और एक शर्त जैसा कि इसमें रखी गई है 18 से लेकर 59 वर्ष तक अगर कोई भी व्यक्ति इसमें वयस्क नहीं होगा तो फिर उस सूची में फिर इन्हें शामिल किया जाएगा। यानी कि कोई मुखिया ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा कमाता है, अच्छी जॉब है, तो फिर बीपीएल श्रेणी में नहीं रहेंगे। लेकिन कोई भी घर में कमाने वाला नहीं है और मुखिया भी घर की महिला है, महिला ही किसी तरह से अपना घर पाल पोस रही है, तो उसे बीपीएल श्रेणी में यहाँ ज़रूर काउंट किया जाएगा। देखिए, एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यह हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत बेहड़वी जट्टा गांव में मामला सामने आया, जहां लघु उद्योग के मालिक को 2 अरब से ज़्यादा का बिल बिजली बोर्ड की ओर से थमा दिया गया है। ये अपना, जैसा कि हमने कहा, लघु उद्योग चलाते हैं, और जब इन्हें इस उद्योग से संबंधित बिल थमाया गया तो ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि पिछले वर्षों में कभी भी इन्होंने इस तरह की कल्पना नहीं की कि बिल इतना भी आ सकता है, और इन्हें हज़ारों से ज़्यादा का कभी बिल आया भी नहीं है, यानी कि 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा का बिल कभी आया भी नहीं। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान हुए, इनका परिवार भी परेशान रहा और होशो आवाज़ इनके पूरी तरह से उड़ गए थे। लेकिन उसके बाद ये कार्यालय गए बिजली बोर्ड के, इन्होंने शिकायत दर्ज की कि इतना ज़्यादा बिल इनका नहीं हो सकता है, और 2 अरब वैसे ही किसी का बिल नहीं हो सकता है। फिर तकनीकी खामी पाई गई। ये बिजली बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि ये तकनीकी खामी के चलते 2 अरब इसमें राशि सबमिट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद 4,000 तक का बिल इन्हें थमाया गया और इन्होंने अपना बिल का भुगतान भी किया। तो तकनीकी कारण के चलते 2 अरब तक का बिल बन गया, ये बिजली बोर्ड के अधिकारियों की ओर से कहा गया है। लेकिन ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बड़ा झटका हो सकता है जो सामान्य घर से हो। अगर वो इतना बिल अपना देखेगा तो इन दिनों वैसे ही हार्ट अटैक के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये होशो आवाज़ उड़ाने वाला बिल है। ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ भी हुआ, और जब इन्होंने अपने परिवारजनों को दिखाया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए। लेकिन जल्दी ही फिर ये बिजली बोर्ड के कार्यालय गए इसके बारे में पता करने के लिए, और शिकायत इनकी ओर से की गई। उसके बाद 4,000 रुपये का बिल इन्हें थमाया गया, और जैसा कि हमने कहा, हमीरपुर के भोरंज में ये मामला सामने आया है। देखिए, हाईकोर्ट ने जिला सोलन के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में स्थापित स्टोन क्रशरों पर नियमों का उल्लंघन कर संचालन करने से जुड़े आरोपों को लेकर दायर याचिका में दून से विधायक रामकुमार के दोनों स्टोन क्रशरों सहित प्रदेश सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब देने के लिए कहा है। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से कई आरोप लगाए गए थे कि स्टोन क्रशर अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसके अलावा लाइसेंस को लेकर भी कुछ एक सवाल उठाए गए थे। इस पूरे मामले में अब रामकुमार के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार को भी हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने शिमला के टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले पर अंतिम सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। अब यहां भी हाई एंड कैफे खोलने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि याचिका ही वापस ले ली गई है। इससे पहले याचिका खारिज कर दी गई थी, तो बात अब पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गई है। देखिए, एचपीयू में एक बड़ा फैसला हुआ है, पढ़ाई महंगी हो गई है। दरअसल रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर आज कमेटी की बैठक हुई है, जिसके बाद एक और नई कमेटी गठित की गई है फीस को लेकर। फिलहाल आज की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने जो डिसीजन लिया है उसमें 10% तक पढ़ाई महंगी कर दी गई है एचपीयू में। इसके अलावा
देखिए, कई वर्षों से तकरीबन 1970 के बाद एचपीयू ने अपनी ही बसेस चलाई हैं, लेकिन अब ये बसेस आउटसोर्स पर दे दी जाएंगी और अभी मौजूदा समय में एचआरटीसी बसेस में जो किराया है उससे 50% कम किराया फिर एचपीयू की इन बसेस में लिया जाएगा जो आउटसोर्स पर दी जा रही है। यहाँ एचपीयू प्रशासन का ये मानना है कि प्रिंटिंग के लिए, जैसे बुक प्रिंटिंग के लिए ही उनके कई करोड़ों लग जाया करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी मशीन ले इनके अपने कैंपस में एक मशीन होनी चाहिए बुक प्रिंटिंग के लिए, इनका खर्चा बच सकेगा। तो अभी इन्वेस्ट भी करना है और बचाना भी है और कैसे और ज़्यादा रेवेन्यू एचपीयू के लिए जनरेट किया जा सकता है, इसीलिए फ़िलहाल 10% पढ़ाई महंगी कर दी है, बसेस आउटसोर्स पर दी जा रही हैं। तो ये बड़ा निर्णय फ़िलहाल हम कहना चाहेंगे और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी शुरू किए जाएंगे और ये तभी संभव है जब रेवेन्यू एचपीयू के पास इतना होगा। अभी आर्थिक स्थिति क्योंकि ठीक नहीं चल रही है। स्टूडेंट से राय मांगी गई है क्योंकि जो अभी नई स्पेशल कमेटी बनाई गई है वो स्टूडेंट्स की राय भी देखेगी, शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारियों की राय भी लेगी, उसके बाद ही ये डिसीजन फाइनल हो पाएगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कमेटी ने ये डिसीजन लिए हैं लेकिन फाइनल नहीं समझे जा रहे हैं। इन डिसीजंस को फाइनल करने के लिए एक और कमेटी का गठन हुआ है और उसमें सभी की राय भी ली जाएगी, एचपीयू से संबंधित जो छात्र भी हैं और शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारी भी हैं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।